Hello students, today we are going to discuss the topic friction. What is friction? फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का रफ सरफेस है और इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सपोज कर लिया कि आपने कोई फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया और बॉडी मूव भी करने लगी। तो बॉडी मूव करने लगी तो कुछ डिस्टेंस के बाद जो है चल करके बॉडी रुक जाएगी, कुछ दूर चलकर बॉडी रुक जाएगी। इसी तरह से कोई बॉल भी आपने जो है, बॉल को इजीली आप समझोगे, आपने इसके ऊपर रोल कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि वो बॉल कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक रोल करता रहे। जैसा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कहा गया था कि अगर एक बार इसको मोशन में हमने ला दिया तो जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस बॉल को कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। लेकिन चलते कहां रहना चाहिए? अगर ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, ये कोई अपोज नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह का फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तब वो चलते रहे। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में, व्यवहार में हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट चलकर रुक जाते हैं। हमने फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट रुक गया। इसका मतलब ये है कि रुका इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया और बॉडी रेस्ट में आ गई। अब यहां पे हम ये सोचेंगे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? तो सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट लग रहा होगा और दूसरा फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। वेट जो है बॉडी का इस सरफेस पे नीचे की तरफ लग रहा है और रिएक्शन इसके ऊपर अपवर्ड सेंस में लग रहा है। अब क्या होगा अगर आपने इसको छोड़ दिया है, ऐसे ही कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, देन दिस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट और नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है, यानी बॉडी रेस्ट में। लेकिन जरा सोचें आप कि इसको अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने 0.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर भी ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, फिर भी ये बॉडी मोशन में नहीं है, सॉरी मोशन में नहीं है, ये बॉडी अभी चल नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए। अगर वो बॉडी नहीं चल रही है, इसका मतलब इस फोर्स को काउंटर करने के लिए, इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसका डायरेक्शन इस फोर्स के अपोजिट सेंस में। होता यह है कि जैसे ही इस फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, ये जो डायरेक्शन है इस रिएक्शन का वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है। ये देखें आप, ये ऐसे ये इंक्लाइंड हो जाता है। ये जो डायरेक्शन है P पहले ऐसे था, ये अभी थोड़ा सा इंक्लाइंड। और किस सेंस में इंक्लाइंड होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ठीक उसके अपोजिट सेंस में, अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड होगा। अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइंड होकर के क्या करता है ये? अभी आप देखें कि अगर हम इस फोर्स को, वेक्टर P को, आप ये देखें, ये रिएक्शन फोर्स एज्यूम कर ले रहे हैं और ये वेट है। वेट का डायरेक्शन क्या होगा? mc। और ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो ये क्या बना रहा है? एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना रहा है, वो भी एक आर्डर में, AB, BC एंड C। और जब भी तीन वेक्टर या और सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर में होते हैं और वो क्लोज्ड पॉलीगॉन या तीन वेक्टर है तो क्लोज्ड ट्रायंगल बनाते हैं, तो रिजल्टेंट इसका क्या होता है? जीरो, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर ले रहे हैं। एक ये वाला कंपोनेंट, ये
इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन R, और दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल ऐसे। यही एक्चुअली इस फोर्स को अपोज कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको अपोज करता है और बॉडी रुक जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। व्हेन अ बॉडी हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर अ सरफेस, when a body have a tendency to slide over a surface or to move over a surface, then an opposing force is produced between the two contact surfaces, and this opposing force have a tendency to destroy the relative motion. This is called force of friction. दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है और उसको चलाने की प्रवृत्ति होती है या उसको मूव करने की टेंडेंसी की जाती है या उसको मूव करने की कोशिश की जाती है, तो उन दोनों के संपर्क सतहों के बीच में एक विरोधी फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इन दोनों के बीच में होने वाली आपेक्षिक गतियों का विरोध करता है। इन दोनों सतहों के बीच में होने वाली आपेक्षिक गतियों का विरोध करता है। इसे ही घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग घर्षण कहते हैं, घर्षण। तो आपने इसको समझा। अब हम ये सोच रहे हैं कि 0.1 से हम 0.2 कर दे रहे हैं तो भी बॉडी नहीं चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा और इंक्लाइंड हो गया, थीटा की वैल्यू बढ़ गई। 0.3 कर दिया तो भी जो है, और जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इंक्लिनेशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आप देखेंगे R इज इक्वल टू P cos थीटा होगा, और F इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और F इज इक्वल टू होगा P sin थीटा। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे एंगल ये बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, और वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये भी फोर्स बढ़ेगा। अभी भी बॉडी रुकी हुई है, और जब बॉडी रुकी हुई है तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में, इस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ये फोर्स 0 कर दो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, F की वैल्यू भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ऐसे बढ़ रही है। अगर हम ये देखें कि फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते हमने 1 न्यूटन कर दिया तो भी बॉडी जो है मूव नहीं की, लेकिन जैसे ही फोर्स को हम 1 न्यूटन से भी ज्यादा, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम ये वैल्यू बता नहीं रहे हैं कि ऐसा ही होगा, हम एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 न्यूटन से ऊपर जैसे ही हम बढ़ाते हैं ये बॉडी चलने ही वाली होती है। यानी बॉडी 1 न्यूटन के ऊपर चलना शुरू कर देती है। उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उस केस में पहले हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते थे, स्थैतिक घर्षण कहते थे। अब जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू कर देगी इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, गतिक घर्षण कहेंगे। इसके पहले स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में जरा हम देखें। हमने कहा कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके हम बढ़ाते गए 0.9, 1.0 1.0 तक इस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। यानी जैसे ही ये बॉडी मूव की ये वैल्यू बढ़ी नहीं। ये जो फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, यह अब उसके आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या है, इसकी लिमिटिंग कंडीशन अब आ गई है। जिस पॉइंट के बाद, जिस फोर्स के बाद इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है उसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन
limiting friction is the maximum value of static friction. Maximum value of static friction, यानी आप कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यानी एक सीमा के बाद यह जो है झुकना बंद कर देगा, यह बेंड होना बंद कर देगा। इस समय लिमिटिंग कंडीशन पे, लिमिटिंग कंडीशन क्या है? लिमिटिंग कंडीशन पे एक्चुअली जो बॉडी होती है इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, यानी अब उसके बाद जैसे ही फोर्स स्लाइटली आप इंक्रीज करोगे बॉडी में मोशन आ जाएगा। यानी लिमिटिंग जो कंडीशन होती है वो रेस्ट और मोशन के बीच की बाउंड्री होती है। इसके बाद, इसके पहले तक स्टैटिक फ्रिक्शन और इसके बाद जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों के बीच की ये बाउंड्री है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, और ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। हम देखते हैं शुरू में कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। O to A फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसके ठीक नीचे, इसके ठीक बाद में, इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और बॉडी मोशन में आ जाता है। ये देखें, ये पॉइंट क्या है? यही इसी पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसके पहले तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों क्या थे? बराबर थे। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते थे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था। यहां तक स्टैटिक पोजीशन है, और इसके बाद ये काइनेटिक शुरू हो जा रहा है। ये काइनेटिक सिचुएशन है, यानी बॉडी मूव करनी शुरू हो गई। एक चीज और हम देख रहे हैं कि जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाती है फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली कम हो जाती है। यानी बॉडी को चलाने में जितना फोर्स लगता है, रेस्ट से मोशन में लाने में फोर्स जितना लगता है, उसके मोशन को मेंटेन रखने में उतना फोर्स नहीं लगता है। बॉडी जब मोशन में आ जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अब हम लोग ये चीज तो समझ ही गए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब फोर्स को आप बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। इसको स्व समायोज्य कहेंगे हिंदी में। स्थैतिक घर्षण स्व समायोज्य होता है, यानी जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया वैसे ही लिमिटिंग ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, ताकि ये बॉडी रेस्ट में बढ़ी रहे। यही नहीं, अगर हम अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर ले रहा है। यानी हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन।
लिमिटिंग पहली बात तो ये हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर मीन्स रफनेस और स्मूथनेस कितना रूखा है या कितना वो सॉफ्ट है इस पर डिपेंड करता है ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस बट not depends upon the size or area of contact surfaces. Size or area of contact surfaces. जो कॉन्टैक्ट सरफेस की एरिया होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये उसके रफनेस या स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आप किसी रूखे सरफेस पे, कहीं मिट्टी पड़ी हुई है, प्लेन है, और उस पे किसी बॉल को आप जो है एक फोर्स मारिए और वही उसी बॉल को आप फर्श पे एक फोर्स मारिए तो आप ये देखोगे कि पहला वाला बॉल कुछ ही दूर जाकर रुक जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला बॉल होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, कुछ उससे ज्यादा दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस स्मूथ है वो फ्रिक्शन कम लगा रहा है और जो सरफेस रफ है वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। दूसरी चीज, फ्रिक्शन always opposes the relative motion। ये मोशन का विरोध नहीं करता है, ये कहना गलत हो। कहीं कहीं ऐसी भी जगह आएगी जहां पे फ्रिक्शन के चलते ही मोशन होगा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको ये अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। और जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं, जैसे ये बॉडी है, हमने इसको इस सरफेस पे रखा हुआ है तो फ्रिक्शन ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता, ये फ्रिक्शन हमेशा इसके पैरेलल होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में उनके पैरेलल जो है टेंजेंशियल होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, एक्ट्स टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, थर्ड पॉइंट, in case of limiting condition the limiting friction is directly proportional to the normal reaction. The limiting friction is directly proportional to the normal reaction, means limiting friction is equal to some constant multiplied by normal reaction, where what is mu s? Mu s is the coefficient of static friction. Mu s is the coefficient of static friction. ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जितना ही ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, एंड इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय आर, वेयर म्यू एस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी भी यहाँ पे हम लोग काइनेटिक के लिए लिख सकते हैं म्यू एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय
ये फार्मूला हमने लिमिटिंग के लिए यूज किया, ये फार्मूला हमने लिमिटिंग कंडीशन में यूज किया हुआ। यहीं पे हम जो है एक चीज और देख ले रहे हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस सरफेस पे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ये वेट जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमने सपोज कर लो कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, इसका मतलब ये इंक्लाइंड होगा, मैक्सिमम एंगल पे इंक्लाइंड होगा, जो टोटल रिएक्शन फोर्स होगा। इसके दो कंपोनेंट आपने बनाए हुए थे, ये नॉर्मल रिएक्शन था और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। हमने ये भी बताया हुआ था कि इस केस में ये मैक्सिमम एंगल पे होता है, दिस इज कॉल्ड थीटा एक्स। ये मैक्सिमम एंगल पे होता है, यही जो मैक्सिमम एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इन ए लिमिटिंग कंडीशन, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, in case of limiting friction, that is when the body is at the verge of motion, the angle between the resultant of normal reaction and limiting friction, the angle between the resultant of normal reaction and limiting friction makes with the normal reaction is called angle of friction। यानी लिमिटिंग कंडीशन में जो ये टोटल फोर्स है, टोटल जो रिएक्शन है, जो कि रिजल्टेंट है किसका, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी थीटा एस जो है इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। आप ध्यान से देखें तो आप ये देखोगे कि ये P है, ये R है, ये क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये यहां पे वेट लगा। इस एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप इस ट्रायंगल को क्लोज करो तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी FL की। tan थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा एस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है FL और बेस कितना है, बेस है R। FL की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ाई हुई है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन R। R कैंसिल हो गया, यानी म्यू एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा एस। यानी हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।